आदाब, सलाम, नमस्कार। वेलकम टू न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम मोटिवेशन वेब सीरीज। दोस्तों, आपको मालूम है कि इस सीरीज में हम आपकी मुलाकात मुल्क के अलग अलग एरियाज के लोगों से कराते हैं और ख़ास तौर से उन शख्सियात से जो अपनी फील्ड में कामयाब हैं और किसी न किसी तरीके से वो समाज की सेवा, कम्युनिटी की सेवा या देश की सेवा कर रहे हैं। आज के हमारे मेहमान, खास मेहमान मैं कहूँगा, वो हैं, उनका ताल्लुक़ है हैदराबाद से, मिस्टर मोहम्मद अनवर, जो कि डायरेक्टर हैं एमए आइडियल चेन ऑफ लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल हैदराबाद तेलंगाना। आपके ज़ेर साया 8 स्कूल चलते हैं जिनमें काफ़ी तादाद है बच्चों की। और ये चूँकि लो कॉस्ट स्कूल है, लो कॉस्ट स्कूल का मतलब है कि हर उस यानी अफोर्डेबल, जिसे कम्युनिटी के लोग जिनकी जो कि आमदनी के हिसाब से समाज में नीचे का तबका है, वो भी उस तालीम को, उस शिक्षा को अफोर्ड कर सकते हैं। तो ऐसे स्कूल आप चलाते हैं और आप को फाउंडर हैं एम्पैथी लर्निंग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड की, जो कि एक ये भी एक लो कॉस्ट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो आप को फाउंडर हैं उसके। और मैं समझता हूँ कि इससे बहुत सारे स्कूल जो हैं, जो लो कॉस्ट बजट स्कूल हैं, वो खास तौर से उस लर्निंग सिस्टम से फायदा उठा रहे होंगे। आपने रिप्रेजेंट किया है आंध्र प्रदेश को नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस में, और आप फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हैं डायनामिक फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स, जिसके आप 2 बार प्रेसिडेंट रहे, 2000 से लेकर के 2007 तक और 2012 से लेकर 2016 तक। अनवर साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम स्वागत हमारी इस वेब सीरीज में। अस्सलाम वालेकुम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। इस नाचीस बंदे को आपने इसमें दावत दी, और आप तो कहते हैं कि भाई इंस्पिरेशन करना चाहिए दूसरों के लिए। आप खुद हमारे लिए बहुत बड़े इंस्पायर है। और मैं बहुत ही मामूली आदमी हूँ, ऐसा कोई जितना आप बोल रहे हैं उतना बड़ा नहीं हूँ, बहुत मामूली आदमी हूँ। जैसे मैंने अपना ग्रेजुएशन कर रहा था हैदराबाद के एक बड़प्पन की निशानी होती है कि वो अपने आप को बड़ा होने के बावजूद मामूली आदमी कहता है। बहरहाल, ये चूंकि एक ऐसे फील्ड में आप काम कर रहे हो ना, आपकी सक्सेस को हम जानते हैं, आपकी कामयाबी को हम जानते हैं, और हम चाहेंगे कि आपकी कामयाबी का राज जो है दूसरों तक पहुंचाएं। जी, 1984-85 के दरमियान में मैंने हैदराबाद शिफ्ट हुआ था, एक गांव से लेकर आकर, जहां पर एक स्लम एरिया था। तो 1-2 साल मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था, फाइनल ईयर चल रहा था। उस टाइम पे देखा कि जो बहुत ही छोटा सा स्लम एरिया है, जहां पर ना रोड है, ना ड्रेनेज है, ना पक्के घर है, लोगों के स्कूल्स है, वहां पर बच्चे गली गली में खेल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन बच्चों, मासूम बच्चों के लिए कुछ ट्यूशन क्लास कराए। जैसे मैंने ट्यूशन क्लास शुरू किया तो वहां के लोग सब बच्चों को भेजना शुरू कर दिए। उस टाइम पे फ्री पढ़ा था, 6 महीने तक फ्री पढ़ाया था मैं। लोग भेजना शुरू कर दिए, ऐसे वैसे 100 बच्चे जमा हो गए। तो मैंने ये सोचा कि भाई हमारी कम्युनिटी के अंदर अगर हम कुछ करना है या कम्युनिटी को कुछ डेवलप करना है, तो वो अच्छा क्या होना चाहिए, वो है कि एजुकेशन। हम पैसा 1 बार दे सकते हैं, 2 बार दे सकते हैं, लेकिन वो पैसे से कम्युनिटी डेवलप नहीं होती है। बिल्कुल, उनको अगर एजुकेट करते हैं तो इंशाल्लाह जो है वो आगे और भी जो है ये कर सकते हैं। तो इसी मकसद से मैंने क्या करा, इंस्टीट्यूट को और थोड़ा सा 1-2 टीचर्स को अपॉइंट करके पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि जब 100 बच्चे आते हैं तो अकेला पढ़ाना मुश्किल होता है जी। उसके बाद पेरेंट्स का ये था कि भाई सर यहाँ पे स्कूल नहीं है करीब में, तो क्यों ना स्कूल खोलते। जबकि मेरे को स्कूल का कोई आइडिया नहीं है, कैसे स्कूल खोलना है, रेगुलेशन कैसे लेना है, परमिशन क्या करना है, कोई आइडिया नहीं था। मैंने ये देखा कि जरूरत है यहाँ पे स्कूल की, लिहाजा जिस घर में मैं किराए से हूँ उसी घर में मैंने स्कूल शुरू किया 1987। आप किराए पर रहते थे? रिहाइश भी आप किराए पे रहता, एक मकान में किराए पे रहता था, जिसके अंदर 2 कमरे, 1 हॉल, किचन था। तो उसके अंदर ही मैंने स्कूल शुरू किया हूँ, क्योंकि मैंने ये मानना है कि जिसके पास पैसा है उनके लिए एक्सेस कई स्कूल्स है, जा सकते हैं। जिसके पास पैसा नहीं है वो या गवर्नमेंट स्कूल जाना चाहिए या तो फिर अपने पढ़ाई बंद करना चाहिए। अब यहाँ पर जहां पर हम थे वहां से 8 किलोमीटर दूर पे गवर्नमेंट स्कूल है। बच्चों को वहां जाने के लिए बस का सहूलत होना चाहिए, फिर किराया होना चाहिए, तमाम चीजें नहीं निकलते, इसलिए बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। तो पेरेंट्स की डिमांड पर मैंने स्कूल खोला उसी घर में, और मल्टीपल क्लासेस, एक क्लासरूम में एक रूम में 2-3 क्लासेस चलाना, और मिनिमम चार्ज 10 रुपीज पर मंथ, 10 रुपए चार्ज किए। ये कौन से साल की बात है अनवर भाई? 1987। अच्छा जी, जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ मेरा और मैं स्कूल में आ गया। एक्चुअली मैं बनना था सीए, मगर अब बन गया टीचर। तो
ये ठीक है, अल्लाह ताला मेरे से ये काम ले रहा है तो हम उसमें भी खुश है। और डेस्टिनी होती है वो अल्लाह ताला डिसाइड करते हैं कि आपको कहाँ जाना है। तब बच्चे जून में मेरे पास, यहाँ पे जून टू अप्रैल स्कूल का एकेडमिक ईयर होता है, तो जून में मेरे पास 145 बच्चे जमा हुए स्कूल में अप टू 5th स्टैंडर्ड तक। उसके बाद जून जुलाई अगस्त के बाद मैं जब फीस के लिए पूछा, भाई फीस बनना है, 3 महीने हो गए आपके पास, टीचर्स को सैलरी देना है मुझे, तो धीरे धीरे बच्चे चले गए पूरे। 15 अगस्त से 1 सितंबर तक पूरे जाके ओनली 43 स्टूडेंट्स बच गए। अच्छा, करीब 102 बच्चे चले गए। और उन 145 बच्चों के लिए मैंने 3 टीचर्स, माई और एक आया। अब 43 बच्चों में ही चलाना है स्कूल को, तो उसको चलाने के लिए होम ट्यूशन, इवनिंग ट्यूशन चलाना करा, क्योंकि मैनेज तो करना है, मुझे कोई दूसरी इनकम थी नहीं, मेरे पेरेंट्स जो रिटायर्ड थे, तो मुझे ही सब कुछ करना था। नहीं, आपने हिम्मत नहीं आ रही है उससे, वो जो बच्चे चले गए उससे हिम्मत नहीं आ रही, चले गए, हिम्मत नहीं आ रही मैंने, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगा कि मैं अगर हमको कुछ करना है तो वो है एजुकेशन देना है, ये ठान लिया था मैंने। तो उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स भी राजी नहीं थे कि भाई तुम स्कूल चला के क्या होते। एक तेलुगु में कहावत है कि टीचर कुछ नहीं कर सकता, खाली बस अपने सीधी सादी जिंदगी गुजार सकता है। तो उस लिहाज से घर वाले थोड़ा सा नाराज थे, फिर भी उनकी नाराजगी को दूर करते हुए, समझाते हुए लेके चला मैं। धीरे धीरे मैंने ऐसे वैसे स्कूल को मैं मैनेज कर पाया, और पेरेंट्स का बहुत साथ था मेरा हर वक्त, और ऐसे धीरे धीरे बच्चे बढ़ने लगे मेरे पास। एक 5 साल 6 साल के अंदर मेरे पास 500-600 बच्चे जमा हो गए। अच्छा, और वहां पर कोई स्कूल नहीं था मेरे पास एक्चुअली देखा गया। ये अभी तक आप उसी घर में थे या आप कहीं चेंज कर लिया था? नहीं, 5 साल तक तो उसी घर में था मैं। अच्छा, उसी घर में बाजू का दो कमरे किराया और लिया था, बढ़ाया था मैं, बढ़ा के चलाया। उसके बाद जो है पेरेंट्स बोले कि भाई यहाँ पे एक छोटी जमीन है, लीजिए आप, हम सपोर्ट करते थोड़ा सा। तो वो 150 गज जमीन मुझे दिलाए मतलब क्या है, थोड़ा टाइम दिए पैसे देने के लिए। तो ऐसे वैसे वहां पे बिल्डिंग बनाया, फिर उसको लोन लिया, थोड़ा सा लोन लेके स्कूल बनाते आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, मेरे पास अभी 8 स्कूल्स और 4,000 बच्चे हैं स्कूल में। इसके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस है, लो कास्ट प्राइवेट स्कूल के अंदर चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। ऐसे हर स्कूल में आपके हैं 8 स्कूल जो आपके जेर साया चलते हैं हैदराबाद में, ये सब हैदराबाद सिटी में हैं? हैदराबाद और रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट है, और एक पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में चलते हैं। अच्छा जी, तो एक्चुअली क्यों रूरल एरिया में हैं, कुछ रूरल एरिया में रूरल एरिया। अब देखिए, हैदराबाद में हूँ, लेकिन जो बच्चे आते हैं वो तमाम चीजें कोई ना कोई गांव से शिफ्ट होकर यहाँ पे आते हैं, तो वो बच्चे आते हैं। अच्छा, क्योंकि जिस एरिया में हम है वहाँ पे मकान का किराया कम होता है, तो उनको रहने के लिए सहूलत मिलती है, किराए के घर हैं। तो जितने भी इधर डिस्ट्रिक्ट है या दूसरे स्टेट्स के अतराफ के जो बच्चे लोग आते हैं माइग्रेट होके, वो लोग यहाँ पर रहते हैं। वो लोग तो वो गरीब बच्चे होते हैं, लेबर है या ऑटो ड्राइवर्स है या छोटे मोटे काम करने वाले हैं, वैसे बच्चे मेरे पास आते हैं। तो मेरा हमेशा यही मानना था कि जिसके पास पैसा है उनके लिए कई स्कूल से एक्सेस करने के लिए, जिसके पास पैसा नहीं है उनके लिए गवर्नमेंट स्कूल है या तो फिर MA आइडियल स्कूल है, जो बिल्कुल कम से कम नॉमिनल फीस लेके हम चलाते हैं। कई लोग ये भी पूछे हैं कि भाई आपने इतना कम फीस लेके चलाते हैं, फिर सैलरी क्या देते हैं आप टीचर्स को? मेरा जवाब यही रहा कि जो सैलरी आप दे रहे प्राइवेट स्कूल में, वही सैलरी मैं देता हूँ। आज मेरे पास 20 साल से भी ज्यादा टीचर्स काम कर रहे हैं, कंटिन्यू काम कर रहे हैं 20 साल से। ये एक बड़ी बात है कि आपने टीचर्स को रिटेन किया अपने साथ। किया, क्योंकि अगर मैं सैलरी कम देता हूँ तो वो लोग चले आते हैं। जी बिल्कुल। आजकल क्या है, 500 रुपये जो बढ़ के आते हैं, 1000 बढ़ के आते हैं, तो बाजू चले आते हैं। तो हमारे पास ऐसा रिटर्न होने का मतलब क्या है कि उनको सबसे पहले हम इन्वॉल्व किए हैं स्कूल के अंदर, उनको ओनरशिप दी है कि भाई तुम ये अपना स्कूल है, कैसे करना है देखो। ऐसा नहीं कि हम लकीर मार दिए वही काम करना है। तो देखिए, स्कूल के अंदर आपने बात की थी शुरू में कि चैलेंजेस आते हैं, तो लो कास्ट प्राइवेट स्कूल्स के अंदर और बड़े से बड़े स्कूल में भी चैलेंजेस है, दोनों के अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। जहां पर मिडिल स्कूल बोलिए या हाई इनकम स्कूल बोलिए, वहां पर चैलेंजेस बिल्कुल अलग है। हमारे पास चैलेंज जो बदल जाता है, बहुत अच्छा। हमारे पास पेरेंट्स को भी हम एजुकेट करना है, बच्चों को एजुकेट करना है, और हमको माँ बाप बनना है और टीचर बनना है। क्योंकि हमारे कौम के जो बच्चे हैं, यहाँ पे जो बच्चे हैं, ये घर जाने के बाद पढ़ते नहीं, उनके पास वो माहौल नहीं है घर के अंदर। जितना पढ़ते हैं स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, तो इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के दुआ से और पेरेंट्स का जो साथ रहा, दुआएं थे मेरे साथ, वो मैंने
1986 से 2006 तक 20 साल का अरसा देखा हूं मैं कि मैं बिलीव करता हूं कि एक स्कूल कैन बी ट्रांसफॉर्म द कम्युनिटी। एक स्कूल एक कम्युनिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो मैं वो देखा भी हूं कि मेरे 20 साल के पीरियड में मेरा जो किशनबाग एरिया था वो ट्रांसफॉर्म हो गया था। जो झोपड़ी पट्टी थी, छोटे छोटे घर थे, वो पूरे आरसी मकान हो गए। लोग मतलब पढ़ के अपना कमाना शुरू कर रहे हैं। एक जनरेशन क्रिएट हो गया। तो सेकंड जनरेशन बच्चे आना शुरू कर दिए। तो और यहाँ क्या देखा, जो लोग जमीन लिए थे यहाँ पर ओन लैंडलर थे, वो क्या करे, वहां पर बेचकर अपनी बच्ची की शादी करके फिर सस्ती जगह पे जहां मिलती है और एक जो स्लम एरिया होता है वहां शिफ्ट होते हैं। तो मैं इसको स्टडी किया हूँ। तो मैं क्या करा, मेरे ब्रांचेस 2007 के बाद वहां पर एक नया स्कूल खोलना शुरू कर दिया। जहां जहां पेरेंट्स मूव हो रहे हैं, जहां जहां लोग मूव हो रहे हैं, नए नए बस्ती बन रही है, वहां वहां एक स्कूल खोलना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से मेरे अभी 8 स्कूल है और मेरा ख्वाब था कि मैं 50 स्कूल करूं, लेकिन पता नहीं जिंदगी दी तो इंशाल्लाह वो भी करेंगे। नहीं, मेरे ख्याल से जब एक मिशन आपका ये तो एक मिशन है एक्चुअली, मिशन तालीम कहिए, मिशन शिक्षा कहिए, मिशन एजुकेशन कहिए, जिस भाषा में भी आप उसका नाम लेना चाहें, एक मिशन है आपका और आप इस मिशन में जरूर कामयाब हो रहे हैं। अगर आपने एक ट्यूशन सेंटर से आप आज 8 स्कूल आपने बनाए हैं, तो आप 50 का जो आपका टारगेट है वो भी पूरा होगा। आप नहीं करेंगे तो आने वाली जनरेशन पूरी करेंगे उसको। ये जरूरी नहीं होता कि हमारा ख्वाब जब इसी उसमें पूरा हो जाए, लेकिन शुरुआत जब हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ता चला जाता है। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी सेवा है जो आप कर रहे हैं ऐसे शहर में जहां गुर्बत भी थी। उस ऐसे एरिया में आप खुद किराए पर रह रहे थे और आपने बहुत ही लो कॉस्ट यानी ट्यूशन सेंटर शुरू किया, फिर उसके बाद स्कूल शुरू किया और फिर अब 8 स्कूल हैं, 4000 बच्चे हैं आपके पास में। और हमें ऐसी आशा भी है, ऐसी उम्मीद भी है, इंशाल्लाह आपका जो ये मिशन है ये आगे बढ़ता चला जाएगा। अनवर साहब, आपको विद्या रत्न भी अवार्ड मिला 1997 में, जो कि न्यू भारत निर्माण संघ ने आपको दिया था। जाहिर है आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि आपने बिल्कुल एक बहुत ही इकोनॉमिकली पुअर सेक्शन में काम किया शिक्षा का। जाहिर है आप डिजर्व करते हैं। आपने कुछ मुझे बताएं, जो आप बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में, जहां एजुकेशन फॉर ऑल बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में आप शामिल रहे, वहां गए भी आप, उसके बारे में कुछ थोड़ा सा डिटेल बताएंगे आप? उससे पहले एक दो बात करूंगा। मैं 1994-95 में सर्वे किया था हमारे जो महल्ले में रहता हूँ, तो वहां पर देखा कि लड़कियों को खासतौर पे 5th 6th के बाद पढ़ाई रोकते थे। उसको बोलते थे कि बस 5th पढ़ ली काफी है, अब आप घर संभाल लो, घर में रहो, काम सीखो, शादी करना है आप वही काम करना है और कुछ करना यानी गर्ल्स का जो ड्रॉप आउट रेट था वो कुछ ज्यादा था, बहुत ज्यादा था। फिर मैंने हर पेरेंट्स से बात की, उनको मॉनिटर किया, मेंटर किया कि भाई क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए गर्ल्स को। तो सबसे बड़ा रीजन था उनके पास सिक्योरिटी। बच्चों की सिक्योरिटी क्या है, माहौल अच्छा नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, आपके बच्चों के लिए मैं अलग क्लास रखूंगा, बिल्कुल अलग, बॉयज से हटके पढ़ाऊंगा। देन वो लोग थोड़ा भेजना शुरू कर दिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 52% जो लड़कियां हैं, 48% बॉयज हैं। मेरे पास हर क्लास में गर्ल्स का अलग रखता हूँ। गर्ल्स ज्यादा हैं। जो ड्रॉप आउट रेट ज्यादा था, अभी ड्रॉप आउट रेट कम हो गया है। आज मेरे पास लड़कियां ज्यादा पढ़ते हैं बच्चों से ज्यादा। एक चीज है। तो यहाँ पर हम लोग उसके अलावा क्या देखा, कई लड़कों को भी जो है ना वो 5th 6th 7th के बाद रोकते थे। इसलिए रोकते थे कि हर घर में 4 या 5 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे स्कूल गए, बड़ा बच्चा जब बड़ा होगा उसको ड्रॉप आउट कर दिए, छोटे को भेज दिया स्कूल। फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो फिर घर की आमदनी में सपोर्ट करने लगता है, कहीं ना कहीं कुछ काम करता है, किसी कारखाने में, किसी दुकान पे कहीं ना कहीं वो काम करने लगता है, कुछ आमदनी लेकर आता है। जी, मैंने क्या किया, वैसे बच्चों को चुना मैं, जो बच्चों के रियली फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, वो नहीं पढ़ सक रहे उसके लिए और अच्छा पढ़ रहे हैं, वैसे बच्चों के लिए मेरे फादर के नाम पर एक स्कॉलरशिप तैयार किया मैं, जिसमें कम से कम 6 महीने की, पहले 6 महीने की फीस का एक चेक देता था उनको, एक पे कर दीजिए आप। अच्छा, उसके बाकी 6 महीने आप आराम से बनिए। तो इस तरीके से उनका बॉयज का ड्रॉप आउट भी कम करा। तो ये तमाम चीजें हम कहीं ना कहीं कम्युनिटी के साथ मिलकर काम किए हैं। तो इसमें सबसे बड़ा हाथ मेरे पेरेंट्स का भी है, मेरे जो वाइफ है खासतौर पे कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहा उनका। बिल्कुल उनके कोऑपरेशन के बगैर आप नहीं कर सकते थे। और मेरे जो 7 पेरेंट्स हैं, जिस हालत में भी इसको चाहता हूँ, जैसे भी है, वो लोग कोऑपरेट करते हैं, समझते हैं चीज को, उस चीज को। ये भी बहुत बड़ी बात है। आज अल्हम्दुलिल्लाह कई लड़कियां डॉक्टर बन चुके हैं, कई लड़के भी इंजीनियर बन के निकले हैं बाहर।
कभी मैं जाता हूँ कहीं पर भी, किसी भी कंट्री जाता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना कोई मेरे बच्चे वहां मिलते हैं, तो सबसे बड़ी मेरे लिए इनायत है, समझिए वो। ये एक सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है एक्चुअली किसी उस्ताद का, किसी टीचर का, कि उसके बच्चे उसके पास से पढ़कर निकलते हैं और पूरी दुनिया में वो फैल जाते हैं, और यही उसका सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है। जी बिल्कुल सही। यही तो अवार्ड होता है, मैं समझता हूँ जी। अभी जो बात कर रहे थे बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के बारे में, तो प्रोफेसर जेम्स टूली ने हैदराबाद आए थे 2000 में, उन्होंने सर्वे कर रहे थे कि एजुकेशन सेक्टर पे, तो सबसे पहले मेरे से मुलाकात हुई थी। मैंने पूरे हैदराबाद के जितने स्कूल्स है, लो कॉस्ट स्कूल्स है, वहां पर लेके जाके बताया, मैं सर्वे किए, और उसमें लैंग्वेज में गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स के अंदर टेस्ट लिए, 10,000 बच्चों का टेस्ट लिए हैं लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के अंदर। उसमें देखा कि गवर्नमेंट स्कूल का जो लर्निंग आउटकम है वो प्राइवेट स्कूल से बेहतर नहीं है। प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे आ रहे हैं वो भी सेम कम्युनिटी है, थोड़ा बस तो मार्जिनल चेंज है, लेकिन एजुकेशन का जो लर्निंग आउटकम है प्राइवेट स्कूल्स में बेहतर है। तो इसके ऊपर ही जो है ना उन्होंने काम किया था 4 साल, 2000 से 2004 तक। उसके बाद 2005 में जो है बीबीसी वाले आए यहाँ पे, डॉक्यूमेंट्री किए हैं स्कूल का, थोड़ा सा दूसरे स्कूल का लिए हैं, तो उसकी रिलीजिंग था लंदन में। अच्छा, तो वहां पर मुझे मदद किए थे, वहां गया था मैं। जी जी। तो जाहिर है जी, ये डॉक्यूमेंट्री बिल्कुल जाहिर है, बीबीसी जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाती हैं वो बहुत ही ओरिजिनल, बहुत रियल और बहुत ही यानी करीब सच के बहुत करीब होती हैं उनकी डॉक्यूमेंट्रीज। तो उसका आप हिस्सा भी रहे। अनवर साहब, आप चूंकि एक रूरल एरिया से आते हैं, आप गांव से आते हैं, फिर तेलंगाना में आप हैदराबाद में आके, उस वक्त तेलंगाना नहीं रहा होगा, तेलंगाना तो बहुत बाद में बना है, जब आपने एजुकेशन हासिल की, फिर आप मन में आया कि यहीं रह जाएं और यहाँ लोगों की सेवा करें। बहरहाल गांव के लोगों के लिए खासतौर से मैं चाहूंगा, क्योंकि हर जगह पूरे हिंदुस्तान में यही हाल है, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो राजस्थान हो, किसी भी स्टेट को आप ले लीजिए, रूरल एरियाज में वो सारी फैसिलिटीज जो शहरों में बच्चों को मिलती हैं, जिस तरह का एक्सपोजर शहरों में मिलता है वो गांवों में नहीं मिलता। आप गांव में भी स्कूल चला रहे हैं, आपने अपनी ब्रांचेस गांव में भी खोली हैं, तो उनके लिए खासतौर से कुछ आप मशवरा, कोई सजेशन, कोई मैसेज आप देना चाहेंगे, खासतौर से जो लोग रूरल एरिया में काम कर रहे हैं? देखिए, चाहे वो रूरल एरिया हो, चाहे हैदराबाद शहर में चलाता हो, तब भी पेरेंट्स का जो लेवल है वो उनका तो सेम है तकरीबन। तो हम खासतौर पे पेरेंट्स को स्कूल के साथ जोड़ते हैं, तो चाहे वो कितना भी बिजी हो, हम जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? हम लोग क्या करते हैं, जो क्लास टीचर है, रोजाना 2 या 3 पेरेंट्स से बात होती है उनकी, एक कैसे है, क्या हाल है, कुछ नहीं, जस्ट रिलेशनशिप बढ़ाने का। वहां पर कोई कंप्लेंट करना है या अच्छी बात करना है, कुछ नहीं, जस्ट रिलेशनशिप बढ़ाने का है। तो उससे क्या होता, एक दोनों की बॉन्डिंग अच्छी बनती है, टीचर की और पेरेंट्स की। तो एक बार बॉन्डिंग बन गई है तो जो स्कूल वाले बोलते हैं वो पेरेंट्स सुनते हैं, ये बहुत बड़ी बात होनी चाहिए। जब तक कि पेरेंट्स की बात आपने की, ये बॉन्डिंग बहुत जरूरी है एक्चुअली, कि जो टीचर और पेरेंट्स का जो रिलेशनशिप है, टीचर और प्यूपिल का जो रिलेशनशिप है, जो उनके बीच में रैपो है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और अगर पेरेंट्स और टीचर्स मिलकर के एक प्लेटफॉर्म पे सोचेंगे, एक तरह से सोचेंगे, तो फिर बच्चे का डेवलपमेंट नेचुरली होगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो एक्सपोजर की बात कर रहे हैं, तो हम लोग जो देखते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो स्कूल और घर के तक महदूद होते हैं। उनके पास ये भी पता नहीं कि भाई मैं 10th पढ़ने के बाद या डिग्री करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि पता नहीं, कोई उनके सामने कोई मॉडल है ही नहीं उनके पास। पढ़ा लिखा हो, कोई अच्छी जॉब कर रहा है, उसको आराम मिल रहा है, कोई ऐसा मॉडल नहीं है उनके पास, और ना तो वो खुद दुनिया देखे हैं। और जब भी मैं कई कॉन्फ्रेंस में जाता था, मीटिंग में जाता था, तो लोग बोलते थे हमारे बच्चे यूके गए थे, हमारे बच्चे नासा गए हैं, हमारे बच्चे जहां कहीं गए हैं। तो वो सब कमर्शियल था, पैसे लेके बच्चों को भेजते थे, वो लोग लेके जाते थे। तो मेरे दिमाग में बात आई कि हमारे बच्चे भी क्यों ना ऐसे एक्सपोजर ट्रिप करना चाहिए बच्चे। तो उनके लिए मैं क्या करा, मैं इंग्लिश और मैथ्स के अंदर एक टेस्ट लगाया, वो भी ऐसे स्कूल जहां पर फीस कम से कम हो, जो लो कॉस्ट जो बोलते हैं हम लोग, उसके अंदर जो एग्जाम लगाया, और 2 साल कंटिन्यू टॉप 10 स्टूडेंट्स को हांगकांग स्पेस सेंटर पर लेके गया मैं। अच्छा। फ्री में। जी। जो बच्चों के पास पासपोर्ट बनाने पैसे नहीं थे, वो बच्चे उनकी 4 फैमिली तक, 4 फादर्स तक, कोई जहाज एरोप्लेन, वो बच्ची एयरप्लेन से हांगकांग जाकर स्पेस सेंटर, साइंस म्यूजियम, डिज्नीलैंड देखकर आई है। तो वो उसकी लाइफ का अचीवमेंट हो गया। क्या बात। तो यहाँ पर सिर्फ बच्ची का अचीवमेंट नहीं है, यहाँ पर पेरेंट्स के लिए होप बढ़ गई। बिल्कुल, बिल्कुल। उनका ये था कि मेरी बच्ची क्लास में फर्स्ट थी या स्कूल में फर्स्ट थी, लेकिन आज बच्चे 180 स्कूल के अंदर टॉप आकर हांगकांग जाके आई।
और बच्चे के लिए पढ़ाई के कोई रोक टोक नहीं होता, पेरेंट्स कुछ भी करेंगे वो बच्चे को पढ़ाएंगे। बिल्कुल, तो बहुत ऐसे जबरदस्त। कई लोग कर रहे हैं। यही रियल सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, यानी उन सभी लो कॉस्ट स्कूलों के लिए भी, कि जो जिस तरीके से मोहम्मद अनवर साहब काम कर रहे हैं, और बच्चों को, जैसे आपने कहा कि उन बच्चों को आपने कितनी मेहनत की आपने इंग्लिश और मैथमेटिक्स में, कि वो बच्चे टॉप किए, और फिर फ्री में विदाउट एनी चार्जेस, पेरेंट्स ने कुछ भी नहीं दिया, और आप उन बच्चों को हांगकांग लेकर के गए, उनका पासपोर्ट तक आपने बनवाए। ये यही इससे बड़ी खिदमत समाज की और क्या हो सकती है जो आप कर रहे हैं। देखिए ये यही है, हमने सोचते हैं कि मेरा बिलीव है कि बच्चों को जब तक एक्सपोजर नहीं मिलता बच्चे आगे नहीं बढ़ते। हर एक को, हर इंसान को एक्सपोजर चाहिए। मैं भी मिलता हूँ तो मैं कहीं ना कहीं जाता हूँ, देखता हूँ, सीखता हूँ, फिर मैं अमल करता हूँ। तो बच्चों को भी कहीं ना कहीं होना चाहिए। मैं लास्ट 5-6 ईयर से बच्चों को बॉम्बे, बेंगलुरु, दिल्ली कोई ना कोई स्कूल ले आता हूँ, स्कूल एक्सचेंज प्रोग्राम करता हूँ मैं बच्चों को ले आके। उनमें बच्चों को थोड़ा हौसला बुलंद होता है, पढ़ने का शौक बढ़ता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है बच्चों का। ये बच्चे दूसरे बच्चों को इंस्पायर करते हैं, वो बच्चे सीखते हैं। तो ये तमाम चीज जो ना एक चेन बना हुआ आता है, एक के बाद एक जो है जुड़े हुए होते हैं। तो इसमें टीचर्स, पेरेंट्स और मैनेजमेंट सबको मिलकर काम करना पड़ता है, कोई एक तरफ से काम कभी नहीं होता। अब बच्चों को भी जो ना सबसे ज्यादा हम देखना चाहिए कि उनका बिहेवियर कैसा है क्लासरूम के अंदर, स्कूल के अंदर, उनके इमोशनल्स कैसे है, ये तमाम चीजों को लेके काम करना पड़ता है। बिल्कुल। अगर मैं ये सोचूं कि मैं प्रिंसिपल हूं या मैं टीचर हूं, मैं जो बोला वही सुनना है, तो कभी होने वाला नहीं। हर बच्चे के अंदर एक खूबी जरूर है सर। मैं यहाँ बताऊंगा कि अगर बच्चा बदमाश भी है तो उसके पास एक खूबी है, उसके पास भी कोई ना कोई खूबी है। खूबी है। टीचर का काम होता है कि उस खूबी को पहचानो, पहले उसको समझाओ, फिर वो खूबी को लेके उसको आगे बढ़ाइए कि देखिए कितने बच्चा अच्छा पढ़ता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, मैं टाइम बहुत आ रहा है, एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे पास 9th क्लास में लड़का बहुत शरारत करता था, बल्कि क्लास के स्कूल के अंदर वो एक अपना गैंग बनाया था 5-6 बच्चों का। हर 8 दिन में एक बार लड़ाई हो रही थी, झगड़ा हुआ था। तो सोचा कि क्या करना चाहिए, उसको बुलाया, मॉनिटर बना दिया, क्लास का मॉनिटर बना दिया। उसके बाद 1 महीने के बाद बोला कि तुम ये स्कूल के लीडर हो, टॉप लीडर। उसके बाद देखिए एक भी लड़ाई नहीं, और डेली डिसिप्लिन मेंटेन करना वही करना था। उसको इतना चढ़ा दिया मैं, और पूरा साल मेरे लिए सुकून से हो गया, कोई लड़ाई नहीं। बिल्कुल। तो ये क्या है, बच्चों के अंदर जो खामी है, तो अच्छी जो चीज है उसको पकड़ना चाहिए। हाँ, उनकी जो क्वालिटी है, उनके अंदर जो टैलेंट है, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। हाँ, बिल्कुल सही। तो यही है। तो जी, नहीं, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं अनवर भाई, और हम दुआ करते हैं आपके लिए, और हमारी उम्मीदें हैं कि आप इसी तरीके से कौम की खिदमत करते रहें, देश की खिदमत करते रहें। क्योंकि जब हम नीचे लेवल पर, निचले तबके के साथ मेहनत करेंगे, उनके बच्चे आगे बढ़ेंगे, तो हमारा राज्य तरक्की करेगा, हमारा देश तरक्की करेगा। जब हम सबको एक साथ लेकर चलेंगे तभी तरक्की होगी, वरना तरक्की मुमकिन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हमें आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जो बुलाए हमको, शुक्रिया सर। दोस्तों, ये थे हमारे आज के मेहमान मोहम्मद अनवर साहब, जो कि डायरेक्टर हैं MA आइडियल चेन ऑफ स्कूल्स, जिनके पास 8 स्कूल हैं, और वो स्कूल शहर में भी चलते हैं और गांवों में भी चलते हैं। आप समाज की किस तरीके से सेवा कर रहे हैं, और कैसे गरीब बच्चों को आप हांगकांग तक लेकर गए फ्री ऑफ चार्ज, यहाँ तक कि उनके पासपोर्ट बनाने तक का खर्चा जो वो स्कूल ने दिया। तो ये है जो समाज की सेवा कर रहे हैं, और आप वाकई में उन सारे अवार्ड्स के मुस्तहिक हैं जो मिलने चाहिए, जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वालों को मिलना चाहिए। और एक टीचर के लिए सबसे बड़ा अवार्ड तो ये होता है कि उसके बच्चे स्कूल से फारिग होकर पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं फैल जाते हैं और जिंदगी में कामयाब रहते हैं। यही एक शिक्षक का सच सही मायनों में उसके लिए अवार्ड है। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम, हमारी ये गुफ्तगू पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपने दोस्तों, अपने अजीजों, अपने मित्रों से जरूर कहें कि वो हमारे इस चैनल न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम।